हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैथ विद अजीज सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था एलसीएम एचसीएफ। इसकी एक क्लास अपनी हो चुकी है पहले। आज अपनी इसकी सेकंड क्लास होगी, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। कल मैंने आपको एलसीएम के बारे में सिखाया था कि एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन क्या होते हैं। आज अपन बात करेंगे सेकंड क्लास के बारे में। और जिन विद्यार्थियों ने पहले की क्लास नहीं पढ़ी है वो अवश्य पढ़ लेना, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए कि एलसीएम ज्ञात करना आना जरूरी है, कि एलसीएम हमारे को ज्ञात करना आना चाहिए, ताकि आगे जो क्वेश्चन करें उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप नंबर 2 है हमारी। आज टाइप नंबर 1 हो चुकी थी एलसीएम के बारे में, आज टाइप नंबर 2 होगी मैसे के बारे में, कि इनका एचसीएफ क्या होगा, मैसे क्या होगा, मैसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो पहले मैं आपको मैसे ज्ञात करना सिखाऊंगा कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से कि मैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर बात करेंगे कि मैसे से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो इससे पहले हमारे को मैसे ज्ञात करना बहुत जरूरी है, कि मैसे ज्ञात करना आना चाहिए। एलसीएम आपको ज्ञात करना आ गया होगा कि एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। क्या कह रहा है, 144, 360 और 504 का मैसे क्या होगा, मतलब एचसीएफ कह दो। एचसीएफ क्या होगा, तो इसकी दो विधि हैं, जैसा कि मैंने आपको एलसीएम में सिखाई थी, भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो एचसीएफ में भी दो विधियां हैं, एक हमारे पास भाग विधि और एक गुणनखंड विधि है। तो पहले मैं गुणनखंड विधि से आपसे एचसीएफ ज्ञात करना सिखा देता हूँ, फिर भाग विधि से बात करेंगे। तो देखिए गुणनखंड विधि है, बहुत ही शानदार है। 144 है, जैसे 144 का गुणनखंड करता हूँ, 2 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया अपन ने, यहाँ पर आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36 बार गया, 18 दूनी 36, फिर 2 का 9 बार गया, और यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्लियर है। अब यहाँ पर 360 का गुणनखंड करते हैं। तो 360 में देखिए 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 0 आ गया, फिर 2 का दिया, 9 दूनी 18, फिर 2 का दिया, 45 दूनी 90, अब 3 का जा रहा है 15 तिये 45, अब 3 का जा रहा है 3 पंजू 15, अब 5 का जा रहा है 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर 504 है। 504 की हम बात करते हैं, 2 का गया, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2 दूनी 4, फिर 2 का गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 का गया, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर 3 का गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का गया, 3 सत्तू 21, 7 एकम 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। सबसे पहले गुणनखंड कर लेना है। कर लिया इसका गुणनखंड। अब देखो यहाँ पर मैं बात करता हूं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, इसकी बात करी तो 2 की घात 4 गुणा में 3 की घात यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर है। ये तो हो गया इसका। यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 है, यहाँ पर 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 2 और गुणा में क्या है 5। इसका गुणनखंड क्या बना, 2 की घात कितनी हमारे पास 3 है, और यहाँ पर 3 की घात हमारे पास 2 है, और गुणा में यहाँ पर कितना है 7। क्लियर है। अब यहाँ पर गुणनखंड आपने कर लिया, तो आपको क्या देखना है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको कॉमन संख्या देखनी है। जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। और कॉमन में फिर ऐसे घातांक के रूप में लिखते हो तो कॉमन संख्या में न्यूनतम घात देखनी है। ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो यदि हम इसके एचसीएफ की बात करते हैं तो 2 तीनों में है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 4 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 3 है। तो न्यूनतम घात हमारे पास 2 की घात 3 हो गई। क्लियर है। अब दूसरा कॉमन 3 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, यहाँ पर भी 3 की घात क्या है 2 है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 की घात 2। ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। 2 की घात 3 का मान हमारे पास कितना होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, और 3 की घात 2 का मान 9, 9 अंठू 72 हो गया। तो इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 72 आ गया। क्लियर हो गया। ये तो हमारे पास थी गुणनखंड विधि की, गुणनखंड विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। गुणनखंड करना है, कॉमन संख्या देखनी है, न्यूनतम घात देखनी है, आपस में गुणा कर देना है, तो उसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा। बताइए क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो इसी क्वेश्चन को मैं आपसे भाग विधि से और सिखा देता हूं। ये तो हमारे पास क्या थी, गुणनखंड विधि। चलिए अपन भाग विधि से बात और कर लेते हैं। दोनों ही विधियां आनी चाहिए कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। तो गुणनखंड विधि से आपको आ गया।
अब मैं इसकी भाग विधि से बात और कर लेता हूं। तो भाग विधि से अपन एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो पहले इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, 144 और 360 का। तो कैसे किया जाएगा, 360 में हम 144 का भाग देंगे, तो यहां पर 2 बार जाएगा 288। क्लियर है, यहां पर 2 बच गया, यहां पर हमारे पास कितना बच गया, 7, 72 बच गया। 144 को मैं इधर ले आया, जब तक भाग देते रहेंगे जबकि 0 शेषफल ना बच जाए। अब 144 को हम इधर ले आएंगे, 72 का भाग देंगे 144 में, तो 2 बार चला जाएगा, पूरा भाग चला गया, क्या बच गया, 0। अब लास्ट में हमने किसका भाग दिया बेटा, 72 का, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, 72 आ गया। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, इस 72 का अगली संख्या का एचसीएफ ज्ञात कर देंगे, 72 का 504 का। अब जो हमारा उत्तर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 72 का मैं 504 का करता हूं, तो 504 में हम किसका भाग देंगे बेटा, 72 का। तो 72 का भाग देंगे 504 में, तो पूरा चला जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14, 7 7 49, 50, कितनी बार गया, 7 बार। तो यहाँ पर पूरा भाग चला गया। लास्ट में हमने किसका भाग दिया है, 72 का भाग दिया है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 72 हो गया। पहले देखिए इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात किया 72, फिर 72 का 504 का किया तो 72 आया। इन दोनों का करने पर हमारे पास 72 ही आया है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 72। लास्ट में जो आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। क्लियर है, समझ में आ गई होंगी दोनों विधियां, ये आना जरूरी है, गुणनखंड विधि भी और भाग विधि भी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अब यदि x बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 गुणा 7 की घात 3 है, ठीक है। यहाँ पर y का मान है 2 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। z का मान है 2 की घात 4, 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 है। तो x, y और z का मैसे ज्ञात कीजिए। अब बहुत ही सिंपल सा है, अभी मैंने आपको बताया था मैसे में बेटा कॉमन लिया जाता है, कॉमन में न्यूनतम घात ली जाती है। तो इनका जो एचसीएफ हमारे पास आएगा क्या हो जाएगा, बताओ। कॉमन 2 है, लेकिन 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, तो न्यूनतम हमारे पास 2 की घात 2 हो गई। क्लियर है। 3 भी कॉमन है, यहाँ पर 3 की घात 2 है, 3 की घात 3 है, यहाँ पर 3 की घात 1 है, तो न्यूनतम 3 की घात 1 हो गया। क्लियर। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 की घात 2 है, यहाँ पर 5 की घात 3 है, तो न्यूनतम 5 की घात 1 हो गया। क्लियर है। 7 भी कॉमन है, बट यहाँ पर 7 की घात 3 है, 7 की घात 2 है, यहाँ पर 7 है, तो कॉमन यहाँ पर 7 की घात 1 न्यूनतम हो गया। अब बताओ 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजू 60, 60 को अपन 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 की 42। तो इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, 420। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था दोनों विधियां आनी चाहिए, भाग विधि भी आनी चाहिए और आपको गुणनखंड विधि भी आनी चाहिए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 अलग अलग संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है जब, अब 4 ऑप्शन दिए गए। अब ध्यान से समझना इस प्रश्न को, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, लॉजिकली प्रश्न है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मैंने आपको 2 प्रश्नों के माध्यम से सिखाया कि मैसे कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आना बहुत जरूरी है, आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैंने आपसे कहा कि मैसे बेटा जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, मैसे होता है। अब ये कह रहा है कि 2 अलग अलग संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है जब, पहली कंडीशन दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी, दूसरा दे रखा है दोनों संख्याएं जब सम संख्याएं हो, तीसरा दे रखा है दोनों संख्या विषम संख्याएं हो, चौथा दे रखा है एक संख्या विषम और दूसरी सम हो। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर ए आएगा। जब दोनों संख्याएं अभाज्य होती हैं तो उनका मैसे हमेशा 1 होता है। कोई भी 2 संख्याएं ले लीजिए, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कभी कॉमन होता ही नहीं है। क्लियर है। तो उनका मैसे कितना आएगा, जब कॉमन नहीं होता है तो मैसे हमेशा कितना आता है, 1 आता है। क्लियर है। जैसे देखो 2 है 3 है, अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इनका मैसे कितना आएगा, 1 आएगा। कोई भी ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 17 और 19, ये भी हमारे पास कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लो, तो इनका मैसे कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर होगा। तो 2 अभाज्य, नोट लगा के लिख सकते हैं आप, 2 अभाज्य संख्याओं का मैसे हमेशा 1 होता है। क्लियर है। दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान से सुनना, जब लगातार प्राकर संख्याएं होती है ना तो उनका मैसे भी 1 ही होता है। जैसे मैंने कहा 2, 4 है, 5 है, लगातार संख्याएं होनी चाहिए, तो इनका मैसे भी कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे 9 है, 10 है, इनका मैसे भी कितना आएगा, लगातार कोई भी 2 प्राकर संख्या लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 15, 16, इनका मैसे भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कंडीशन याद रखना बेटा, जब 2 अभाज्य संख्याएं होती है तो उनका मैसे भी 1 होता है, और लगातार प्राकर संख्याओं का मैसे भी 1 होता है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए 408 और 1032 के में से को 516 m 252 गुणा 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझ गए होंगे, ये क्या कह रहा है कि 408 1032 के में से को 516 m माइनस 252 गुणा 4 के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब कि जो इनका में से है ना वो इस समीकरण के बराबर है, तो m का मान क्या होगा। अब समझिए, मैं इसका में से निकालूं 408 और 1032 का, 408 व 1032 का में से HCF, तो आप में से ज्ञात कर लेना। इसका मैंने आपको समझा दिया है कि में से कैसे ज्ञात करते हैं। भाग विधि से ज्ञात करो तो आप भाग विधि से ज्ञात कर लेना, या फिर आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करो तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेना। इसका जो में से है बेटा वो कितना आएगा, 24 आएगा। आप खुद ज्ञात कर लेना कितना आएगा, 24 आएगा। अब ये 24 है ना, ये इन समीकरण के बराबर है, तो m का मान क्या होगा। समीकरण हमारे को क्या दे रखी है, 516 m माइनस में 252 गुणा में 4, ये समीकरण दे रही। ये समीकरण किसके बराबर, इसके HCF के बराबर, तो इसका HCF कितना है, 24 है। हल कर लो फटाफट इसको। ये हमारे पास क्या हो गया, 516 m हो गया। क्लियर है। अब मैं इसको इधर पक्षांतरण करूंगा, गुणा करता हूं तो ये 4 दूनी 8 आता है, ठीक है यहां पर। और ये क्या हो गया हमारे पास, 5 चौका 20 हो गया, और 4 दूनी 8 और 2 10, कितना हो गया, 1008। 1008 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो 24 को 1008 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1032। क्लियर है। अब हमारे को किसका मान ज्ञात करना था बेटा, m का। तो 1032 में हम किसका भाग दे देते हैं, 516 का। तो 516 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो m का मान हमारे पास क्या होगा, 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये तो वैसे पागल बनाने के लिए क्वेश्चन दे दिया, यानी कि सीधी सी बात है, समीकरण आपको हल करना आती है। मैं से हमने ज्ञात कर लिया कि इसका कितना आया, 24। तो 24 को मैंने इसके बराबर रख दिया, m का मान 2 आ गया, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, 2। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का योग 288 है और में से 16 है, यदि इन संख्याओं के युग्म बनाए जा सकते हैं। अब सुनिए, दो संख्याओं का योग 288 है और में से इनका कितना है, 16 है। तो जो मैंने आपको क्या बात कही बेटा, जो में से होता है ना वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो 16 दोनों में है, ठीक है। तो संख्याएं क्या होंगी, अगर बात करें आपसे, जब में से दे दे तो संख्याओं के बारे में बात करें तो एक संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 16x, और दूसरी आ जाएगी 16y। ये बात विशेष ध्यान रखना, जब भी आपको में से दे देता है, चाहे 3 संख्याओं का में से दे, 4 का दे दे, XYZ मान लिया, तो यहाँ पर 3 संख्याएं होती तो 16x, 16y, 16z मान लेते। यानी कि जो कॉमन होता है ना वही हमारा में से होता है, तो 16 दोनों में आएगा। तो में से के अकॉर्डिंग दो संख्या हमारे पास क्या होगी, 16x और 16y। अब इन संख्याओं का योग हमारे को कितना दिया गया, 288 दिया गया है। तो बेटा इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, देखिए, तो एक संख्या हमारे पास 16x हो गई, दूसरी हमारे पास होगी 16y, ठीक है। इनको जोड़ते हैं तो इनका योग 288। अब 16 दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर y बच गया, बराबर में 288 आ गया। क्लियर है। तो x प्लस y का मान क्या हो जाएगा, 288 बटा में 16। तो x प्लस y बराबर में, अब 16 का भाग देते हैं, फटाफट दे लीजिए। 16 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, किसी से भी काट लीजिए, जैसे अपन पहले 16 से काटो तो 16 से काट लो, ठीक है। 16 एकम 16, यहाँ पर 28 में से 16 गए तो यहाँ पर 2 बच गए, 1 क्या उतार लिया मैंने, 8। अब यहाँ पर देखिए 16 अंठू कितना हो गया, 128, तो 18 बार चला गया। तो x प्लस y का मान हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। अब यहाँ पर ये जो x और y जो संख्याएं होंगी, इनका जो योग आया x प्लस y बराबर 18 आया। तो x y बेटा कॉमन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो x और y ऐसी संख्याएं होंगी जो कॉमन नहीं हो सकती। क्लियर है मेरी बात, क्या या तो लगातार संख्याएं होंगी या फिर अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो x और y का ऐसी दो संख्याएं देखो जिनका योग करें 18 आ जाए, बट इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, कॉमन नहीं होना चाहिए। अब बताओ, जैसे पहला जोड़ा बनाता हूं मैं, 1 प्लस 17, 1 और 17 करता हूं तो कितना आ गया, 18।
तो एक जोड़ा तो बन गया 1 और 17 का, क्लियर है, कॉमन नहीं है। अब दूसरा देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 तो नहीं आ सकता, सॉरी, हमारे पास हो गया 1 और 17 और यहाँ पर अपन बात करते हैं 13 और यहाँ पर 13 और 5। तो 13 को और 5 को मैं जोड़ता हूं तो इनमें कॉमन नहीं है, तो 13 और 5 भी कितने होते हैं, 18 होते हैं, क्लियर है। दूसरा देखिए 11 प्लस मैं 17 करता हूं तो इसका योग भी कितना आता है, 18। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं होंगी जो कॉमन ना हो। तो 1 और 17 को जोड़ा तो योग 18 आ गया, कॉमन नहीं है। 13 और 5 भी कॉमन नहीं है, योग 18 हो रहा है। 11 और 17 भी कॉमन नहीं है, योग 18 हो रहा है। तो ऐसे कितने युग्म बन गए हमारे पास x और y के, ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, तो 3 युग्म हो गए। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। बताइए, समझ में आ गया ना, कितने युग्म हो गए, 3 युग्म हो गए, डी आंसर आ जाएगा, क्लियर होगा। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। 81, 91, 101 और 111 का में से कितना होगा। अब देख लीजिए, इनका में से बेटा आपको ज्ञात करना है। तो इसमें मेरे को तो कोई लग नहीं रहा कि कोई कॉमन है। देखो 81 का अपन गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 81 का देखो 9, 81 का 81 की मैं बात करता हूं तो 9 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कर लो चाहे तो, देख चलो ऐसे कर लो आप, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 91 का करते हैं तो देखिए 13 सत्तू 91, ठीक है, 13 7 91, ठीक है। 101 में तो कोई है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 111 में हाँ 3 का भाग जा रहा है तो 3 गुणा में कितना हो सकता है, अब 101 ही आ गया, ठीक है, इनमें कोई कॉमन हो ही नहीं रहा। तो 111 का देखिए तो 3 तिया 9 कितना बच गया हमारे पास, 3 तिया 9 और 3 सत्तू 21, कितना हो गया हमारे पास 21, सॉरी अपने कितने की बार गया इसमें 3 का भाग दिया, 111 में देखना एक बार, देखो एक बार 3 का भाग देते हैं तो 3 तिया 9 और कितना बच गया हमारे पास, 2 3 सत्तू 21, 37 आ गया, ठीक है। अब बताओ कॉमन कोई है क्या इसमें, कॉमन कोई आपको मिला ही नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि कोई भी कॉमन ना हो तो HCF कितना आता है, 1 आता है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की घात 4, 3 की घात 4, 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2 तथा 2 की घात 2, 3 की घात 6, 5 की घात 5 का में से ज्ञात कीजिए। फटाफट ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉमन देखना बेटा। कॉमन यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 की घात 4 है, वहां पर 2 की घात 2 है। तो एक तो इसका हो गया न्यूनतम घात लेनी है 2 की घात 2, क्लियर है। 3 भी कॉमन है बट यहाँ पर 3 की घात 4 है, यहाँ पर 3 की घात 6 है, तो यहाँ पर कॉमन हो गया 3 की घात 4, क्लियर है। यहाँ पर 5 की घात भी कॉमन है, 5 भी, तो 5 की घात 3 है, वहां पर 5 की घात 5 है, तो न्यूनतम घात होगी 5 की घात 3। 7 कॉमन नहीं है, तो इसका जो HCF आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बताइए, क्लियर हो गया। फटाफट सवालों को हल कर सकते हैं जब आपका बेसिक क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 और 144 के में से के आधा मान क्या होगा। तो पहले 36 का 144 का में से ज्ञात कर लीजिए। जैसे 36 के अपन गुणनखंड करते हैं तो 36 के गुणनखंड करेंगे तो 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, क्लियर है। 144 का करूंगा तो 3 का भाग जा रहा है यहाँ पर, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 अंठू 24, फिर 3 का गया, सॉरी 2 का भी दे लेते आप पहले, कोई बात नहीं, पहले 3 का दे लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का देंगे तो 3 एकम 3 और 3 छेंगे 18, फिर यहाँ पर 2 का जा रहा है, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब बताओ कॉमन 2 भी है 3 भी है, बट यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट हल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात क्या है, 4 है, तो इसका HCF न्यूनतम घात लेंगे हम 2 की घात 2 गुणा में 3 भी कॉमन है, यहाँ पर 3 की घात 2 है और यहाँ पर भी 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ले लिया।
तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36। तो इसका HCF हमारे पास कितना हो गया? 36 होगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। या फिर इसको आप भाग विधि से भी हल कर सकते थे। 144 में आप 36 का भाग दे देते तो भी भाग देकर फिर जब तक भाग देते जाते जब तक कि 0 से फल नहीं बचता हो। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अब ये जो क्वेश्चन थे हमने आपको बताया कि HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लियर होगी मेरी बात? अब इनसे संबंधित HCF से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हमारे को HCF ज्ञात करना बहुत जरूरी था। ज्ञात करना आ गया, आशा करता हूं यदि HCF आपको आता है तो क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए अब क्वेश्चन अपना चल गया, वो तो बेसिक था HCF का क्वेश्चन। अब चलते इस प्रकार के क्वेश्चन। एक शैक्षिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषय के शिक्षक होंगे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 112, 144, 192 है। प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और एक कमरे में बैठे सभी प्रतिभागियों को एक ही विषय का शिक्षक होना चाहिए। आयोजक के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो न्यूनतम कमरों की संख्या पूछ रहा है, तो पहले इस बात का पता होना चाहिए कि प्रत्येक कमरे में हम कितने विद्यार्थी बिठा सकते हैं। यानी कि एक कमरे में केवल एक विषय का ही टीचर होना चाहिए, अलग विषय का टीचर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो कितने कितने और समान संख्या में कितने कितने आप कितने कमरों की आवश्यकता होगी वो बाद की बात है। पहले मेरे को इस बात का पता होना चाहिए कि प्रत्येक कमरे में कितने होंगे। तो प्रत्येक कमरे में समान संख्या करने के लिए इनका हम HCF ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे बेटा? HCF ज्ञात कर लेंगे। अब देखो प्रतिभागियों की संख्या 112, 144 और 192 है। तो 112, 144 और 192 का HCF ज्ञात करेंगे जब जाके हमारे को पता लगेगा कि प्रत्येक कमरे में इतने प्रतियोगी बैठ सकते हैं, जो कि कम से कम अलग विषय का नहीं होना चाहिए, एक ही विषय का एक कमरे में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक में रसायन विज्ञान का हो गया और उसमें भौतिक विज्ञान का भी बैठा दे, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक कमरे में केवल एक सेम सब्जेक्ट के प्रतिभागी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इसका HCF ज्ञात करेंगे। क्लियर है? तो HCF ज्ञात करने के लिए अगर प्रश्न में ये पूछ लेता कि एक कमरे में कम से कम कितने विद्यार्थी बैठेंगे, तो आंसर केवल देखो दो प्रकार से पूछ सकता है। यहाँ पर इसने पूछ लिया आयोजक के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। कमरों की न्यूनतम संख्या, प्रश्न को बड़ा शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझना। यदि ये पूछता है कि न्यूनतम कमरों की संख्या, तो मैं अभी आगे समझाऊंगा। यदि प्रश्न में ऐसा पूछ लेता कि एक कमरे में कम से कम कितने प्रतियोगी बैठ सकते हैं, तो जो HCF आएगा वही हमारा आंसर हो जाता। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका HCF ज्ञात करेंगे, फिर कमरों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। चलिए HCF देखो 112, 144, 192 का HCF निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा वो आप देखिए, फटाफट ज्ञात कर ही सकते हैं। 112, 144, 192 का HCF कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16। 16 इनमें कॉमन आ जाएगा। आप ज्ञात करके देख लेना, आपको ज्ञात करना आता भी होगा। तो इसका HCF हमारे पास कितना हो गया? 16। तो यहां पर देखिए 112, ध्यान से समझना बेटा, देखो इसका HCF देखिए हमारे पास कितना आ गया? 112, 144 और 192 का HCF जो आएगा हमारे पास कितना आएगा? 16। क्लियर है? अगर प्रश्न में ये होता कि प्रत्येक कमरे में कितने प्रतियोगी बैठेंगे तो आंसर कितना आ जाता? 16। लेकिन इसने कमरों की संख्या पूछिए कि कमरों की संख्या कितनी होगी न्यूनतम। तो अब बताओ इस सब्जेक्ट के कितने विद्यार्थी हैं? 112 हैं। एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं? 16। तो 112 विद्यार्थी बैठाने के लिए कितने कमरे चाहिए? तो 112 में मैंने किसका भाग दे दिया? 16 का। क्लियर है? अब देखो इसमें कितने हैं प्रतियोगी? 144 हैं। तो 144 में 144 विद्यार्थियों के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी? मैंने 16 का भाग दे दिया। अब 192 है तो 192 के लिए कितने की आवश्यकता होगी? मैंने 16 का भाग दे दिया। अब फटाफट दे लीजिए इसमें 16 का भाग। यहाँ पर देखो कितनी बार चला जाएगा? 16 का भाग 7 बार। यहाँ पर 16 नंबर 144 हो गई और यहाँ पर 16 एकम 16, 3 बच गया और 16 दूनी 32, 12 चला गया। तो अब देखिए यहाँ पर इनको जोड़ लो 7 को,
इसमें 7 कमरे चाहिए, इनके लिए 9 कमरे चाहिए और इनके लिए 12 कमरे चाहिए। तो कुल मिला के कमरे कितने हो गए, 9 और 7 कितना हो गया 16, और 16 और 12 हमारे पास कितने कमरे हो गए 28। तो यहाँ पर हमारे को 28 कमरों की आवश्यकता होगी। कितने कमरों की आवश्यकता होगी बेटा, 28 कमरों की आवश्यकता होगी। डी आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। पहले आपको एचसीएफ ज्ञात करना आना चाहिए कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो इनका एचसीएफ हमारे पास 16 आ गया। अगर ये पूछता कि विद्यार्थियों एक में कितने प्रतियोगी बैठेंगे तो 16 आ जाता, लेकिन कमरों की संख्या पूछ ली तो कमरों की संख्या कितनी होगी 28। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। 7 संतरे, 28 सेव और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पहले इसका आप क्या ज्ञात करोगे, एचसीएफ ज्ञात करोगे। तो एचसीएफ देखिए 7 का, 28 का और 42 का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसका एचसीएफ बेटा कितना आ जाएगा, कॉमन 7 ही आएगा। तो कितना आ गया 7। तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगा सकते, एक ही किस्म के 7 लगा सकते हैं। क्लियर है। अब इसने पूछ लगाई गई पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो पहली 7 कितने हैं संतरे, तो इसमें कितनी पंक्ति लगेंगी 7/7, एक पंक्ति लग जाएगी। 28 में 7 का भाग दे दिया, इसकी 4 पंक्ति लग जाएंगी। 42 में हमने 7 का भाग दे दिया, अब दे दीजिए एक पंक्ति। 7 चौका 28, 7 6 की 42, 6 4 10 और 11। तो कितनी पंक्ति लगेंगी 11 पंक्ति। तो आंसर हमारा क्या आएगा, सी आएगा। बोलिए समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, बड़ा शानदार था। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 कंटेनरों में क्रम से 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े माप कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः माप सकता है। तो अब देखिए बस केवल वो माप बतानी है जो कि इन तीनों का दूध नाप दे। तो केवल जो एचसीएफ होगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये पूछ लेता कि कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं, तो यहाँ पर इसका एचसीएफ ज्ञात करके 72 में भाग दे देता, 90 में, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन करवाया था, और 144 में एचसीएफ का भाग देके जोड़ देते, इतने डब्बे आ जाते। लेकिन इसमें क्या पूछा है, कंटेनर मौजूद मात्रा पूर्णतः माप सकता है, मतलब कि उसका माप ही पूछा है केवल, जो तीनों को माप दे पूरा पूरा। तो इसका एचसीएफ ही हमारा उत्तर होगा। तो 72 का, 90 का और 144 का क्या ज्ञात करना आपको, एचसीएफ ज्ञात करना। जो एचसीएफ आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ये आपको खुद को एचसीएफ ज्ञात करना है, मैं आपको बता रहा हूं। ये कमेंट बॉक्स में आप करके बताना कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। मैंने एचसीएफ ज्ञात करना आपको सिखा भी दिया है, ये खुद ज्ञात करोगे कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। जो एचसीएफ होगा वही हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। एक लड़के को एल्यूमिनियम की 3 छड़ें दी गई जिनकी लंबाई क्रम से 44 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर है। उसे उन छड़ों को समान लंबाई की छड़ों में इस प्रकार काटना है कि जिससे एल्यूमिनियम का कुछ भी भाग शेष ना बचे। इस प्रकार बनी छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस छड़ की लंबाई पूछ रहा है कि छड़ की लंबाई क्या होगी। अगर ये छड़ों की संख्या पूछ लेता, 2 प्रकार के प्रश्न बेटा मैंने आपको बताए, या तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, अगर ये भी कह सकता था कि छड़ों की संख्या कितनी बन सकती है। तो अब लंबाई पूछिए तो केवल जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये छड़ों की संख्या पूछ लेता तो इसमें 44 की कितनी छड़ बनेगी, इसके एचसीएफ का भाग दे देते। 22 की कितनी छड़ बनेगी, एचसीएफ का भाग दे दे। 55 की कितनी बनेगी, एचसीएफ का भाग दे देते। क्लियर है। तीनों को जोड़ देते, छड़ों की संख्या निकल कर आ जाती। ध्यान रखना इस बात का। तो 44 का, 22 का और 55 का कॉमन क्या, इसमें 11 गुणा 4 हो जाएगा 44 का, 22 का 11 गुणा 2, इसका 11 गुणा 5। तो कॉमन कितना आ गया, 11 आ गया। तो हमारे पास देखो फटाफट हल कर सकते, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 11। यानी कि 44 का, 22 का और 55 का जो आप एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो आंसर कितना हो गया, 11 होगा। क्लियर है। अगर छड़ों की संख्या पूछता तो 44 में मैं 11 का भाग देता, इसमें इतनी छड़ बन गई। 22 में 11 का भाग देता बेटा, और 55 में हम 11 का भाग देते। तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 पंजू 55, 4 2 6 5 11। छड़ भी कितनी बनती, 11 ही बनती। ठीक है ना, सेम सेम उत्तर आ रहा है, लेकिन इसका एचसीएफ ही हमारा आंसर होगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर
और 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किया जा सके। अब देखो, एक तो हमारे पास क्या है, 7 मीटर है और ये अलग अलग है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एक है, ये 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर एक है। ध्यान रखना इस बात का, क्या है, एक तो 7 मीटर है, ठीक है, एक 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है और एक 12 मीटर 95 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए क्या माप सकता है, ऐसी लंबाई बतानी है। 35 है, 65 है, 45, 85 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए, खुद को करना एक क्वेश्चन दोस्तों, मैं नहीं समझाऊंगा इसको, आप खुद करना। कमेंट बॉक्स में इसका अवश्य उत्तर भी मेरे को बताना है कि क्या आएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हो कि आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका आंसर ये आएगा, जिससे मेरे को भी पता लगे कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इनको तीनों को पहले सेंटीमीटर में बदल लेना बेटा, सेंटीमीटर में बदलने के बाद उसका एचसीएफ ज्ञात कर लेना, जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन खुद को करना है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि इसका आंसर ये आएगा, ठीक है, जिससे कि मेरे को तो मालूम चले कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है, दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिसे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा पूर्णतः मापा जा सकता है। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम है। 50 का और 35 का वो एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए मैथ से। तो 50 का और 35 का एचसीएफ कितना आएगा, देखो कॉमन क्या आता है इसमें, 5 आ जाएगा। अरे वैसे देखते आप बता सकते हो, पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है ना। तो ये 5 लीटर का जो डब्बा है वो इन दोनों मापों को पूर्णतः माप सकता है। अगर डिब्बों की संख्या पूछ लेता तो 50 में कितने डिब्बे भरेंगे, 50 में 5 का भाग दे देता। 35 में कितने डब्बे भरेंगे, 5 का भाग दे देता। इसमें 10 बच गए, इसमें 7 डिब्बे भर गए, तो डिब्बे भरे जाते तो कितना आता आंसर, 17। लेकिन इसमें डिब्बों की संख्या नहीं पूछी है, क्या पूछा कि माप पूछी है, तो क्या आएगा, 5 लीटर का डब्बा दोनों को पूर्णतः माप सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। सीबा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम वाले सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। तो इसका आप एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। 24 का, 36 का और 60 का क्या ज्ञात करना आपको, एचसीएफ। देखो आप ऐसे भी नहीं आए ना, तो आप देख लीजिए एक बार, इसमें 6 है, चलो 6 का तो समय भाग जा ही रहा है। अब बड़ी संख्या देखनी, 18 है, 18 का तो 24 में नहीं जाता है। 12 12 2 12 36, 12 5 60 और 15 का नहीं, तो 12 हो गया इसका एचसीएफ, सीधी सी बात है। आप देख लेना, 24 को लिखोगे तो यहाँ पर देखो 2 गुणा में, देखो एक बार बता देता हूँ, 24 को आप 12, 2 गुणा में 12, 36 को 3 गुणा में 12 और इसको 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा में 12। तो 12 कॉमन आ गया कि नहीं आ गया, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अब जैसे 12, दोस्तों इसको समझा भी देता हूं, देखो लैंग्वेज पकड़ो कि अधिकतम संख्या क्या होती है उसके सहपाठियों की जो बराबर बराबर वस्तु आ जाए। जैसे 12 विद्यार्थी तो 24 चॉकलेट बांटूंगा तो 2-2 चॉकलेट। क्लियर। 36 बिस्कुट बांटूंगा तो 3-3 बिस्कुट आ जाएंगे। क्लियर, समाप्त हो गया। 60 आइसक्रीम बांटेंगे तो 5-5, तीनों चीज बराबर बट गई सब में, ठीक है। तो कितनी संख्या हो सकती है, 12। अगला क्वेश्चन, 15 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। आवश्यकता वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सुनना, जैसे कमरा है, ठीक है, वर्गाकार टाइलें लगानी है। अगर ये पूछता इस प्रश्न में कि वर्गाकार टाइल की लंबाई ज्ञात करो, तो एचसीएफ हमारा इसका आंसर आ जाता। अगर ये वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछता है तो कितनी टाइल लगाएंगी वर्गाकार, तो कमरे के क्षेत्रफल में एक वर्ग के टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो टाइलों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ये क्वेश्चन जब अपन क्षेत्रफल परिमाप पढ़ाएंगे तब भी आपको समझाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ। अब बताओ 12 का और 8 का, पहले तो टाइल की जो लंबाई होगी वो क्या आएगी वर्गाकार टाइल की, 12 का
व 8 का HCF लेना है। तो 12 का 8 का HCF हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ टाइलों की संख्या पूछनी है तो कमरे के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फर्श का 12 गुणा में 8, ठीक है, टाइल का 4 गुणा में 4, तो 4 × 12 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो कितनी टाइल लगेंगी उसमें? 6 टाइल। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 6। तो दोस्तों देखिए, आज मैंने आपको HCF ज्ञात करना सिखाया और HCF से संबंधित क्वेश्चन मैंने करवाए। पिछली क्लास में मैंने एलसीएम ज्ञात करना सिखाया था, एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे। अब बाकी इसकी बात करेंगे अपन कल। धन्यवाद दोस्तों।